कल कुछ नहीं, कल हम लोग आउट ऑफ सिलेबस कुछ बात करने लगे थे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो आज हम लोग बात करने वाले हैं। अच्छा, साउंड इको कर रहा है, थोड़ा सा इसको ठीक करना होगा हमको, फिर से शायद लॉग इन करना होगा। एक कहाँ चली गई वो? अभी ठीक है शायद। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे ओवरऑल देख चुके हैं कि कैसे पूर्वी तट का निर्माण हुआ, उसमें किस किस तरह की स्थलाकृति है, कहाँ पे कोस्ट है, किस तरह के रिलीफ हैं, ये सारी बातें हम लोग ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख चुके हैं। और उसमें कल हम लोग कुछ क्वेश्चनियर भी किए, प्रैक्टिस कुछ ही किए थे, लेकिन इससे पता चल गया था कि आप लोग को समझ में आ गया है। आज हम लोग जिस तरह से वेस्टर्न कोस्ट की एक यात्रा किए थे, पश्चिमी तट की एक यात्रा किए थे कि वहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण पोर्ट है, सिटी है, रिसर्च सेंटर है, लॉन्चिंग पैड है। पश्चिमी तट में कोई लॉन्चिंग पैड है पश्चिमी तट में स्पेस क्राफ्ट लॉन्चिंग पैड या मिसाइल लॉन्चिंग पैड कुछ है? पश्चिमी तट पे नहीं है, वेरी गुड। जो है सो पूर्वी तट पे है। तो हम लोग एक पूर्वी तट की देखते हैं कि भारत का जो पूर्वी कोस्ट है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों हमें पढ़ना चाहिए। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख चुके हैं, प्योर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग वहां के कुछ फेमस साइट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण स्थल के बारे में जानने वाले हैं, जिससे आपसे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। तो पश्चिमी तट की अगर हम यात्रा करना शुरू करें तो कहां से शुरू करेंगे? पूर्वी तट की अगर हम यात्रा शुरू करें तो कहां से शुरू करेंगे? शुरू करेंगे हम कन्याकुमारी से। तो ये कन्याकुमारी है। अब कन्याकुमारी से लेकर के हम कहां तक यात्रा करेंगे? ओडिशा तक, यानी यहां तक हमको यात्रा करना है, ओडिशा तक। तो एक हम रफ इस तरह से पश्चिमी तट की एक यात्रा शुरू करते हैं, और जो महत्वपूर्ण स्थल है, इसके जो साइट्स हैं उसके बारे में हम लोग देखते हुए चलते हैं। याद रखिएगा, कन्याकुमारी वो जगह है जहां पे पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों ही आकर के मिलती है। तो जब आप पूर्वी तट की बात करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा कन्याकुमारी में पड़ता है। उसी तरह से अगर पश्चिमी तट की बात करें तो कुछ हिस्सा कन्याकुमारी में उसका भी पड़ता है। तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। उससे ऊपर चलेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा राजशेखरपट्टनम। हम वो जगह की बात कर रहे हैं जो तट पर अवस्थित है, घाट पर नहीं, पूर्वी घाट पर नहीं, तट पर अवस्थित है, यानी कि सागर के तल के समीप, किनारे। तो कावेरी या कन्याकुमारी, हाँ पूर्वी तट का ज्योग्राफिकल फीचर्स आप देख चुके हैं, ज्योग्राफिकल फिनोमिना देख चुके हैं, कैसे बना है, कैसे विकसित हुआ है, ये सारी बातें आप देख चुके हैं। हम इसमें बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कौन कौन से फेमस या पॉपुलर साइट्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट, इनमें से कौन सा पूर्वी तट पर अवस्थित बंदरगाह है, फलना इंडस्ट्री कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल पॉइंट, जनरल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो जो महत्वपूर्ण जगह है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो
नाम हम देखेंगे कन्याकुमारी के बाद, वो है कुलशेखरपट्टनम। कुलशेखरपट्टनम ये कहां पे है? ये तमिलनाडु में है। पूर्वी तट पूरी तरह से तमिलनाडु में है। क्या इसका विस्तार केरल में भी है पूर्वी तट का? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना कि है? है यहां पे। कुलशेखर हमारा प्रश्न ये था कि क्या पूर्वी तट का विस्तार केरल में भी है? तो नहीं है। पूर्वी तट मुख्यतः 3 नगर से और एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरती है। कौन कौन सा? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और तमिलनाडु। इन 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी से गुजरती। ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आएंगे तो आपको मिलेगा तूतीकोरिन। ये एक पोर्ट है, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन एक बंदरगाह है, पत्तन है, और ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहां से सॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, नमक का निर्यात किया जाता है तूतीकोरिन पोर्ट से। हम यात्रा कर रहे हैं या हम देख रहे हैं कि पूर्वी तट में कौन कौन से महत्वपूर्ण साइट्स हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर या नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आकर्षण का केंद्र है। ठीक है। इसके ऊपर में है, अगर आप देखेंगे तो पूर्वी तट में ही पड़ता है तमिलनाडु का त्रिनेलवेली जिला। त्रिनेलवेली उत्तर पश्चिम में पड़ता है, पूर्वी तट में ही त्रिनेलवेली जिला, तमिलनाडु का त्रिनेलवेली डिस्ट्रिक्ट। ये इसलिए भी याद रखा जाता है त्रिनेलवेली डिस्ट्रिक्ट को क्योंकि ये भारत का 6 महत्वपूर्ण सूखा जिलों में से एक जिला ये भी है। ये भारत का 6 सबसे सूखाग्रस्त जिलों में से एक जिला पूर्वी तट में भी पड़ता है, जो तमिलनाडु का त्रिनेलवेली जिला कहलाता है। ठीक है। इसी के ऊपर में है एक और जगह है मंडपम, तमिलनाडु में ही है मंडपम। ये साइट याद रखते चलना, मंडपम MANDAPPM, मंडपम। मंडपम दरअसल मोती निर्यात के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल कर रहे हैं, नेचुरल पर्ल निकाला जाता है और इसको एक्सपोर्ट किया जाता है मंडपम से। वो भी पूर्वी तट में ही है। कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है। ये सारे का सारा क्षेत्र तमिलनाडु का है। तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है, जहां से नमक निर्यात होता है, और ये पोर्ट भी है। इसी में है मदुरई। मदुरई प्राचीन काल में पांड्यों की राजधानी थी। पांड्य राजवंश जब था दक्षिण का, तो पांड्य राजवंश की राजधानी थी मदुरई। मदुरई यहीं पे है उत्तर में। मदुरई को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि यहीं पर है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी टेम्पल। यानी मदुरई भी पूर्वी तट पर अवस्थित है। मदुरई दरअसल एक नदी है वैगई, उसी के किनारे बसा हुआ है। VAIGAI, वैगई रिवर के किनारे मदुरई बसा हुआ है।
और ये मदुरई इसलिए वर्ल्ड फेमस है क्योंकि यहां पर है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। ठीक इसी के सामने अगर देखें तो इसको मिटा दें। अगर आप लोग कहेंगे तो इसको मिटा देंगे ताकि कुछ हमको और लिखने के लिए जगह मिल जाए। हाँ, पर्ल कल्चर होता है, पर्ल कल्चर यहाँ पे डेवलप है, यानी मोती निकाला जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है मंडपम में। ठीक है। इसी मदुरई के ठीक पूरब में है पंबन चैनल। पंबन चैनल, पंबन चैनल पंबन चैनल जो आप कह सकते हैं कि बे ऑफ पाक, पाक की खाड़ी को, बे ऑफ पाक को, PAL के बे ऑफ पाक को, पाक की खाड़ी को जोड़ता है पूर्वी तट से, पंबन चैनल। पूर्वी तट से, भारत के पूर्वी तट से जोड़ता है पंबन चैनल। इसी के नीचे है पाक स्ट्रीट, पाक स्ट्रीट जो कि श्रीलंका को जोड़ता है भारत से। पाक स्ट्रीट या पाक स्ट्रीट कह सकते हैं आप, STRAIT, पाक स्ट्रीट जो कि भारत को श्रीलंका से जोड़ता है। ठीक इसके उत्तर में अगर जाएंगे आप, बे ऑफ पाक के इधर उत्तर पूरब में तो यहाँ पे है कच्छतीवु आइलैंड। हम लोग आइलैंड पढ़ेंगे अलग से, एक हम लोग का अलग ही एरिया ही होगा, अलग अलग लेक, अलग अलग माउंटेन, अलग अलग आइलैंड, वो सब एक अलग ही, अलग अलग फॉल्स, पोर्ट, वो सब हम लोग अलग से पढ़ेंगे जो एक अलग अध्याय ही होगा। लेकिन फिर भी आप थोड़ा थोड़ा जब आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ का लोकेशन आपको देखना चाहिए। तो यहीं पे है कच्छतीवु आइलैंड, KACHCHATIVU, कच्छतीवु। कच्छतीवु, KACHCHATIVU, कच्छतीवु, हिंदी में कच्छतीवु आइलैंड। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कच्छतीवु आइलैंड किस सागर में है? तो कहां पे है? पाक की खाड़ी में, बे ऑफ पाक में। ये कोरल रीफ से बना हुआ है, मूंगे की चट्टान से बना हुआ है। याद रखिए, मूंगे की चट्टान से जो बना हुआ आइसलैंड है या आइलैंड है वो भारत के पश्चिमी तट में है, जैसे लक्षद्वीप वगैरह है। ये कोरल रीफ से बना हुआ आइलैंड है। लेकिन यहाँ पर भी ये कच्छतीवु कोरल रीफ से बना हुआ है। आपका यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो मिलता है इस तरह से, ये कोरल रीफ से नहीं बना हुआ है, ये विनाशात्मक या डिस्ट्रक्टिव प्लेट का मार्जिन है, किनारे पर है। ये हिमालय का अराकान योमा का उभार है, या आप कह सकते हैं कि हिमालय का जो दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है उसी का सागर में उभार है। लेकिन यहाँ पे एक कच्छतीवु आइलैंड है जो कि कोरल रीफ से बना हुआ है, मूंगे की चट्टान से बनी हुई आइलैंड है।
तो ये एक समुद्री जीव है कोरल, जो तट पर आकर के या ऊंचे स्थल पे आकर के अपने खाल को या जो उसका कवच है उसको निकालता है और वही स्टोर होता है, उसी से बना हुआ है। इसलिए ये इकोलॉजिकली बहुत ही रिच एरिया होता है कोरल रीफ। तो ये यहां पे आपको मिलेगा। ठीक इसके उत्तर में है कावेरी नदी, रिवर कावेरी। कावेरी नदी भारत के 2 राज्यों से होकर के गुजरती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी इसलिए हमेशा चर्चा में रहती है क्योंकि जल के बंटवारे को लेकर के कि तमिलनाडु को कितना जल मिलेगा और कितना हिस्सा कर्नाटक के पास रहेगा, अक्सर विवाद होते रहता है और सरकार को इसके लिए ट्रिब्यूनल गठित करना पड़ता है। इस विवाद को सुलझाने के लिए समय समय पर कोर्ट में भी मामला चले आता है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चले जाता है जल विभाजन को लेकर के। तो कावेरी नदी इसी तमिलनाडु और कर्नाटक में है और इसी तमिलनाडु या कावेरी नदी के नीचे है नागपट्टनम, यहां पे है नागपट्टनम, NAG। ये सब नाम याद रखिएगा आपको, आप लोग, नागपट्टनम। ये भी एक पोर्ट सिटी है और ये ओल्ड बहुत पुराना पत्तन है, पोर्ट है नागपट्टनम। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो करईकाल है, नागपट्टनम के ठीक ऊपर करईकाल। ये भी एक पत्तन है, KARAIKAL, करईकाल। कावेरी नागपट्टनम के ठीक ऊपर में है करईकाल, KARAIKAL। ये भी एक पोर्ट है करईकाल। करईकाल दरअसल पौंडीचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है। हम लोग देखे थे कि पौंडीचेरी का जो मुख्य भूमि है वो तमिलनाडु में है, लेकिन इसके कुछ जिले कहां पे भी है, केरल में भी है और कहां है, आंध्रा में भी है और वेरी गुड, तमिलनाडु में भी है, आंध्र में भी है और केरल में भी। केरल में कौन सा है, माहे, वो भी पोर्ट सिटी है। तो करईकाल ठीक इसके ऊपर में आपको मिलेगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि करईकाल क्या है, तब पत्तन। आपसे ये कहा जाएगा कि 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा पूर्वी भारत में स्थित पत्तन है, पोर्ट है, या ये पत्तन किस स्टेट में है। आपसे ये सीक्वेंस नहीं पूछा जाएगा, ये सीक्वेंस यूपीएससी में जरूर पूछा जा सकता है। दे देगा कि दक्षिण से उत्तर की ओर आप इन पत्तनों को क्रम से सजाइए। लेकिन स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये कहां पे है, फलना पत्तन कहां पे है। अगर आपको अनुभव लेना हो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक निकाल लीजिए, देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है। ठीक इसके उत्तर में है, एक जगह है
तो ठीक इसके उत्तर में है कांचीपुरम। कांचीपुरम का नाम सुने आप लोग? कांचीपुरम मंदिर, जहां पे शंकराचार्य, जहां के शंकराचार्य थे। और कांचीपुरम इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि आप देखेंगे तो पल्लवों के काल में ये भारत का एक तो प्रमुख तीर्थ स्थल भी था, दूसरा ये यहाँ पे कांचीपुरम विश्वविद्यालय था। तो अभी यहीं पर तमिलनाडु में है कांचीपुरम, तो आप यहाँ पे कांचीपुरम लिख सकते हैं। यहीं के शंकराचार्य थे। अभी वर्तमान में कांचीपुरम अपने सिल्क साड़ी और सिल्क वस्त्र के लिए जाना जाता है पूरे भारत में। कांजीवरम सिल्क कहा जाता है। मेरे पास यहाँ के एक कपड़ा है, कांजीवरम सिल्क का कपड़ा है, सफेद रंग का, और गजब का कपड़ा होता है, गजब का बारीकियों से उसका ये किया गया है, उसके धागे का निर्माण किया गया है। तो कांचीपुरम अपने सिल्क और शिल्प, क्राफ्ट एंड सिल्क के लिए जाना जाता है। हालांकि कांचीपुरम प्रसिद्ध देव स्थल भी है, मंदिर भी है यहाँ पे है। साथ में प्राचीन भारत के इतिहास अगर आप पढ़ेंगे और प्री मिडाइवल पीरियड में आप देखेंगे तो यहाँ पे कांचीपुरम विश्वविद्यालय भी था। यहीं पे है महाबलीपुरम या मामलपुरम, ठीक इसके पास में ही है। अगर आप उत्तर में जाएंगे ना, उत्तर क्या आप कह सकते हैं, थोड़ा सा पूरब में अगर आएंगे, कांचीपुरम के उत्तर पूरब में, तो यहाँ पे है महाबलीपुरम या मामलपुरम, MAHABALIPURAM, महाबलीपुरम या मामलपुरम भी कहा जाता है इसको, MAMAL, मामलपुरम, मामलपुरम या महाबलीपुरम। ये भी एक पुराना पोर्ट है, पत्तन है, और महाबलीपुरम ओल्ड पोर्ट है जो एंशिएंट पीरियड से इसको यूज किया जा रहा है। और जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में मंदिर भी है। याद रखिए एक बात, थोड़ा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे भारत में जो नगरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन, ठीक है, तो महाबलीपुरम के ठीक उत्तर में है चेन्नई। चेन्नई, यहां पे चेन्नई है, चेन्नई यानी मद्रास, जो तमिलनाडु का कैपिटल सिटी है ना। और चेन्नई में ही है मैरीना बीच, MARINA, मैरीना बीच चेन्नई में ही है, मैरीना बीच। चेन्नई में है। इसके पास ही है, चेन्नई के पास ही है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहां पे है? कहां? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश में, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में। तो यहां पे है पुलिकट लेक या पुलिकट झील। इसी पुलिकट झील में है श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड है श्रीहरिकोटा।
ये हम वो पॉपुलर साइट्स के बारे में जान रहे हैं जो पूर्वी तट पर अवस्थित है। समझ में आया मेरी बात? जैसे ही आप श्रीहरिकोटा से उत्तर जाएंगे तो शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश, यानी कि तमिलनाडु की सफर आपका कोस्टल रीजन का खत्म हुआ। जो पॉपुलर या इंपॉर्टेंट या फेमस साइट्स है उसको आपने देख लिया। अब ये श्रीहरिकोटा के जैसे ही उत्तर जाएंगे शुरू हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है, नेल्लोर, NELLORA, नेल्लोर, ठीक इसके उत्तर में है नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। इसके उत्तर में है कृष्णा नदी। नेल्लोर जिला में एक नदी है पेन्नार, याद रखिएगा, पूछा जाता है नेल्लोर जिला में आकर के गिरती है पेन्नार, पेन्नार रिवर, PENNAR, पेन्नार रिवर, इसी नेल्लोर जिला में आकर। कुछ कुछ ऐसी नदियां हैं जो आप लोग नहीं सुने होंगे, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, माही, चंबल, सोन, बेतवा, केन, टोंस, इन्हीं सबों के नाम आपको याद रहता होगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब। लेकिन साउथ की कुछ ऐसी नदियां हैं जिससे सवाल अक्सर पूछा जाता है, जिसको हम लोग ओवरलुक कर देते हैं, पार कर देते हैं। लेकिन वो ये सब नदियां उस समय चर्चा में विशेष करके आती है जब बाढ़ आता है, जब लौटती हुई मानसून तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में बारिश जबरदस्त कराती है, तो इन क्षेत्रों में भी बाढ़ आता है। इधर से भी कभी कभी जो बंगाल की खाड़ी की शाखा जब अत्यधिक बारिश कराती है तो बाढ़ आता है, तो वो सारी नदियां भी जीवित हो जाती है जिनका कोई अस्तित्व नहीं, ऐसे आपको मिलता है। लेकिन उस दौरान, बाढ़ के दौरान, ये नदियों की चर्चा आपको पेपर में मिलने लगता है, तो हम और आप परेशान होने लगते हैं कि ये तो नदी कभी सुने ही नहीं थे। तो कुछ ऐसी नदियां हैं जो छुप जाती हैं और जरूरत पड़ने पर छप भी जाती हैं। तो पेन्नार नदी, इसके ठीक ऊपर में है कृष्णा रिवर आकर के मिलती है, गिरती है, कृष्णा नदी, रिवर कृष्णा। इसी रिवर कृष्णा के डेल्टा पे है मछलीपट्टनम, 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 MA लिख लो। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम, MACHILI, मछलीपट्टनम। ये भी एक पुराना ओल्ड पोर्ट है मछलीपट्टनम। इसको मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है, मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम, MASULIPATTNAM, मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। और ये ओल्ड पोर्ट सिटी है, पुराना पत्तन नगर। और ये जो जगह है ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, डेंगोल, DNGOLE, डेंगोल, DNGOLE, डंगोल, डंगोल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हालांकि इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश में 2 झील है, 2 लेक है, बड़ी फेमस है। एक है इसके ठीक मसूलीपट्टनम के उत्तर पूर्व में है एलुरू लेक, ELERU, मसूलीपट्टनम के ठीक पूर्व उत्तर पूर्व में है एलुरू, ELURU, एलुरू।
एलुरु। इसके ऊपर में है कोलेरू, KOLERU, कोलेरू लेक। एलुरु और कोलेरू ये दोनों को दोनों पूर्वी तट पर अवस्थित झील है। अब ये क्या हो सकता है? इन दोनों ही झीलों को वेटलैंड या आर्द्र भूमि के रूप में या नम भूमि के रूप में घोषित किया गया है, एलुरु और कोलेरू दोनों को। इसके उत्तर में अगर आप जाएंगे तो पड़ता है काकीनाडा। काकीनाडा, KAKINARA, काकीनाडा, काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट। वेटलैंड एरिया, WETLAND, वेटलैंड। WAIT, वेटलैंड, WAITLAND, वेटलैंड। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एलुरु कोलेरू के बाद काकीनाडा है, जो आंध्र प्रदेश का जिला है। इसी के काकीनाडा जिला में ही पड़ता है राजामुंदरी। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिला के उत्तर पश्चिम में पड़ता है राजामुंदरी, RAJAMUNDARI, राजामुंदरी। राजामुंदरी को इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि ये गोदावरी नदी के तट पर है और गोदावरी नदी गंगा ब्रह्मपुत्र और के बाद तीसरी महत्वपूर्ण नदी है, जिसमें आप कह सकते हैं कि जिस नदी मार्ग का प्रयोग जल मार्ग के रूप में, वाटर वे के रूप में यूज किया जाता है, इनलैंड वाटर वे के रूप में, आंतरिक जल मार्ग के रूप में किया जाता है। अर्थात आप अगर इसमें नौगमन करना चाहें, एक जगह से दूसरे स्थान जाना चाहें, तो नदी में नाव के माध्यम से जा सकते हैं। हर एक नदी में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी नदियां ऐसी है जो कहीं कहीं पे उथली है, कहीं कहीं पे खाई में गिरती है, कहीं कहीं पे बोल्डर है, तो इस वजह से नहीं कर सकते हैं। लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र के बाद गोदावरी नदी में भी इनर वाटर वे है, आंतरिक जल मार्ग का के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बीच बीच में थोड़ा सा फैन ऑन कर लेते हैं। नेक्स्ट है विशाखापत्तनम। विशाखापट्टनम सुने ही होंगे आप लोग, ये भी कोस्टल या पोर्ट सिटी है विशाखापट्टनम। आप लोग गए हैं? हम गए हैं विशाखापट्टनम। ये दरअसल एक तो पोर्ट सिटी है ये, दूसरा यहाँ पे पेट्रोलियम का ड्रिलिंग किया जाता है, पेट्रोलियम निकाला जाता है विशाखापट्टनम से। और आंध्र प्रदेश का सबसे उत्तर पूर्वी जिला आता है श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम। अब इसके बाद अगर आप जाएंगे तो उड़ीसा प्रारंभ हो जाता है। यानी उड़ीसा से अगर आप झारखंड या बिहार से चले हैं तो आप उड़ीसा में प्रवेश करते हैं, तो उड़ीसा में जो से प्रवेश करने के बाद जैसे ही आंध्र प्रदेश में प्रवेश करेंगे तो आपको आंध्र प्रदेश का जो सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट मिलेगा वो मिलेगा श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम बॉर्डर एरिया है ये, दो राज्यों के बीच का। इसके उत्तर में है उड़ीसा स्टेट। और उड़ीसा में जो पूर्वी तट का जो सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वो है चिल्का झील, चिल्का लेक, लेगून है,
चिल्का। अब आंध्र प्रदेश को क्रॉस कीजिए और चले आइए उड़ीसा में, तो चिल्का लेक आपको मिलेगा। चिल्का भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, और ये इसलिए भी याद किया जाता है इसको क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन बर्ड, साइबेरिया से हाई लैटिट्यूड से बर्ड आती है सीजन में, यहाँ पे अपना सेटलमेंट कुछ महीनों के लिए रखती है, उसके बाद चली जाती है। ठीक अगर आप इससे आगे उतर जाएंगे तो उड़ीसा में पूर्वी तट में है एक सूर्य मंदिर जिसका नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर। तो चिल्का से अगर आप उत्तर पूर्व जाएंगे, अब हम लोग उड़ीसा में प्रवेश कर गए हैं, तो अगर आप उड़ीसा में चिल्का के बाद ऊपर आएंगे उत्तर पूर्व में, तो यहाँ पे मिलेगा कोणार्क मंदिर, सूर्य टेम्पल है, भारत का वर्ल्ड फेमस सूर्य मंदिर है। एक यहाँ पे, दूसरा गुजरात के मोढेरा में, और तीसरा एक और सूर्य मंदिर है बिहार में देव। एक चौथा था मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में, जिसको भंग कर दिया गया। तो गुजरात का उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी तट पर ही अवस्थित है। इसके ऊपर में जाएंगे तो महानदी का डेल्टा है। कोणार्क मंदिर के ऊपर में आएंगे तो महानदी डेल्टा है, और इसी महानदी डेल्टा पर है व्हीलर आइलैंड, WHEELAR, व्हीलर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड, और यहीं पर एक और जगह है चांदीपुर, जहां से मिसाइल प्रक्षेपित किया जाता है। तो यही महानदी डेल्टा पे दो आपको लॉन्चिंग पैड मिलेगा, एक तो व्हीलर आइलैंड से भी मिसाइल लॉन्च किया जाता है, दूसरा उड़ीसा का चांदीपुर, CHANDIPUR। ये दोनों ही पूर्वी तट पर अवस्थित है, और दोनों के दोनों लॉन्चिंग पैड हैं। इसी महानदी डेल्टा पर एक और जगह है भीतरकणिका, या भीतरनिका भी कहा जाता है। इसी व्हीलर आइलैंड के पास है भीतरकणिका। या भीतरनिका भी कभी कभी कहीं कहीं मिलता है, लेकिन ये भीतरकणिका है। ये भीतरकणिका क्रोकोडाइल प्रजनन केंद्र है। भीतरकणिका क्रोकोडाइल प्रजनन केंद्र है। दरअसल होता क्या है कि अंडमान निकोबार द्वीप के जितने भी क्रोकोडाइल हैं, 5 प्रकार के यहाँ पे क्रोकोडाइल पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वो क्रोकोडाइल जब उनको अपना ये देना होता है, अंडा देना होता है, तो वो क्या करते हैं कि ऊंचे सूखे जगह पर आना पसंद करते हैं। तो यहाँ से चले आते हैं भीतरकणिका में, और उनके लिए ये एक फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो ये कुछ पॉपुलर साइट्स हैं पूर्वी तट के, जिसको आपको जानना चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है चांदीपुर कहाँ है, दाहिर माथा कहाँ है, भीतरकणिका कहाँ है, तूतीकोरिन कहाँ पे है, कोलेरू झील कहाँ पे है, एलुरू झील कहाँ पे है। मतलब कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, एक सवाल पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकता है। मेंस के लिए यहां से अलग सवाल पूछे जाएंगे।
मेंस के लिए पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट का एक तो फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे बना ये, और दूसरा यहाँ पे डिजास्टर आता है, डिजास्टर या हेजार्ड आते रहता है। हेजार्ड किस तरह का आता है, तो साइक्लोनिक हेजार्ड आता है, चक्रवाती है। याद कीजिए सुनामी आया था, आप लोगों को याद होगा तो ये साइक्लोन से, सुनामी से इफेक्टेड जोन है। तो ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीसीएस में नहीं, यूपीएससी में मेंस में सवाल यहां से अक्सर पूछा जाता है। एक तो यहाँ पे जो हेजार्ड आता है, आपदा आता है, वो कौन किस किस तरह का आपदा आता है और उसको निपटने के लिए सरकार क्या करती है, केंद्र की सरकार, और स्थानीय स्तर पर क्या प्रयास किया जाता है, ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ का जो सबसे प्रमुख हेजार्ड है वो है साइक्लोन। पूर्वी तट बेसिकली चक्रवात से बड़ी प्रभावित होता है। दूसरा याद रखिएगा, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट के बगल में पड़ता है, ये डिस्ट्रक्टिव प्लेट है, ये विनाशात्मक प्लेट किनारा है। तो यहाँ पे भूकंप भी आता है और उसी अर्थक्वेक के वेव से यहाँ पे सुनामी पैदा होता है। सुनामी क्या है, अर्थक्वेक है, उसका वेव जब समुद्र पर आता है तो सागर के सतह के जल को बाहर फेंकता है पूरा जोर से, वही सुनामी है। तो सुनामी एक अर्थक्वेक है और उसी के वेव से पैदा होता है। हम लोग सुनामी पढ़ेंगे अलग से। तो यहाँ पे ये पूरे एरिया में प्रभावित करता है। दूसरा, यहाँ से पश्चिम पूर्वी तट से सवाल पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जो दिसंबर के महीने में जबरदस्त वर्षा प्राप्त करता है। तो ये क्षेत्र ही है, तमिलनाडु का क्षेत्र। उड़ीसा में नहीं मिलता है, बंगाल में नहीं होता है, लेकिन तमिलनाडु में होता है। क्यों होता है, ये मानसून हम लोग पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरा एक और चीज यहां से पूछा जा सकता है कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पश्चिमी तट और पूर्वी तट में कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण अंतर है। तो मुश्किल से आधे घंटे में हम आप लोगों को समझा देंगे, समझ लीजिए, उसमें ज्यादा चैलेंज नहीं है। तो वो भी जब समझ लेंगे तो पूरा ये ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट पूरे अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना बताए हैं इतना याद रखिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। टेस्ट जब आप लोग देंगे तो बहुत आसानी से आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, तो ठीक है, जाइए, मिलते हैं हम लोग कल